तो इससे पहले हमने क्लिनिकल फीचर डिस्कस किया था और टाइप ऑफ दी रिनल स्टोन डिस्कस किया है। आज की क्लास में रिनल स्टोन की कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती रिनल कैल्कुलाई की कंडीशन में। तो यहाँ जो हम इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसे होंगे जो डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे और कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होंगे जिसकी मदद से हम डायग्नोसिस करेंगे। तो अगर सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो उसमें हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, नहीं सीबीसी करा सकते हैं, सीबीसी विद ईएसआर कराएंगे। इससे क्या पता चलेगा, सपोज़ करिए हमने डिस्कस किया था कई बार सिस्टाइटिस या यूटीआई के नतीजे में स्टोन फॉर्म होता है या कई बार स्टोन के नतीजे में यूटीआई हो जाता है, तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसी कंडीशन में टीएलसी बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, हम सीबीसी करा सकते हैं, सीबीसी विद ईएसआर कराएंगे, यहाँ पे टीएलसी बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा चूँकि हमने देखा था कि कॉज में यूरिनरी सॉल्ट्स का बड़ा होना एक कॉज था इसमें यूरिनरी स्टोन का या रिनल स्टोन की कंडीशन में, तो हम उन मिनरल्स का एस्टिमेशन भी करेंगे जिसमें कैल्शियम का एस्टिमेशन कराएंगे, फॉस्फेट का कराएंगे और क्रिएटिनिन का कराएंगे। तो सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम देखेंगे, सीरम लेवल ऑफ फॉस्फेट देखेंगे और सीरम लेवल ऑफ क्रिएटिनिन देखेंगे। इसके अलावा ब्लड यूरिया लेवल देखेंगे, यूरिक एसिड लेवल देखेंगे, पैराथायराइड हार्मोन का भी रोल है तो पीटीएच लेवल भी हम देखेंगे। यूरिन के अंदर हम कैल्शियम लेवल यानी यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराएंगे। तो इसमें कैल्शियम यूरेट और सिस्टीन कई बार ये प्रेजेंट है तो यहाँ सस्पेक्ट होता है, ये पॉसिबिलिटी या हिंट करता है टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ द रिनल स्टोन। यानी यूरिन रूटीन आपने कराया है उसके अंदर कैल्शियम क्रिस्टल्स मिल रहा है या यूरेट का क्रिस्टल मिल रहा है या सिस्टीन आइडेंटिफाई हो रहा है, सिस्टीन का क्रिस्टल आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये हिंट करता है टुवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिनल कैल्कुलाई। ठीक है, यहाँ हम यूरिन पीएच भी देखेंगे। पीएच हमने डिस्कस किया था कि अगर अल्कलाइन यूरिन है तो वहाँ बेसिकली क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाता है। और अल्कलाइन यूरिन के मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अल्कलाइन यूरिन कैसे होगा, तो अगर इन्फेक्शन यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया से, तो यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया से इन्फेक्शन के नतीजे में यूरिया स्प्लिट हो जाता है डायरेक्टली अमोनिया के अंदर और अमोनिया अल्कलाइन इन नेचर होगा तो यूरिन की अल्कलाइनिटी बढ़ जाएगी और यूरिन की अल्कलाइनिटी बढ़ेगी तो यूरिन के अंदर जो सॉल्यूट, जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं जो डिज़ोल्व स्टेट के अंदर है, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर। इनसॉल्युबल स्टेट के अंदर जो यूरिनरी सॉल्ट्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे, उसके नतीजे में एक दूसरे से एग्रीगेट होंगे, क्रिस्टलाइज होंगे और स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पीएच भी देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली इंडिकेट करेगा किसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को, यानी यूरिन कंसंट्रेटेड है या सुपर सेचुरेटेड है, वो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर यूरिन कंसंट्रेटेड है या सुपर सेचुरेटेड है वो हम पता लगा सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की नॉर्मल ग्रेविटी है अगर उससे ज़्यादा है तो इसको हम मानेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यूरिन अगर सुपर सेचुरेटेड होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, उसकी ऑल्टर्ड होगी। जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो इजी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें 90% केसेस के अंदर रिनल स्टोन को हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो जैसे हमने शुरू में बोला था कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती डायग्नोसिस के लिए, तो सिंपल हम प्लेन एक्सरे केयूबी से इन्वेस्टिगेशंस यानी प्लेन एक्सरे केयूबी से रिनल स्टोन की कंडीशंस को हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि 90% जो रिनल स्टोन होगा रेडियो ओपेक होगा। रेडियो ओपेक होगा इसका मतलब है एक्सरे को ब्लॉक करेगा, एक्सरे को ब्लॉक करेगा तो उसकी इमेज जनरेट होगी। तो 90% केसेस के अंदर हम सिर्फ एक्सरे केयूबी की मदद से डायग्नोज कर सकते हैं कि रिनल स्टोन है या नहीं है। 10% केसेस के अंदर हमें हायर इन्वेस्टिगेशंस की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे अल्ट्रासाउंड की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आईवीयू कराएंगे। आईवीयू कराने का मतलब है इंट्रावेनस यूरोग्राफी हम कराते हैं। इसका करने का मतलब यही है कि हम किडनी की जो फंक्शनलिटी है उसको देखने के लिए हम आईवीयू कराते हैं। तो आईवीयू भी करा सकते हैं खासतौर से रिनल फंक्शन को देखने के लिए। और इसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन है, कई बार सपोज करिए स्टोन आके यूरेटर के अंदर फंसा हुआ है और लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोन वहाँ इम्पैक्टेड है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, बैकफ्लो ऑफ यूरिन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस जो सीवियर टाइप ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा वही कन्वर्ट होता है रिनल फेल्योर के अंदर। हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में होता क्या है, जो रिनल पैनकाइमा होगा वो थिन आउट होगा। रिनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स और मेडुला है। कॉर्टेक्स जो पोर्शन होगा और मेडुलरी पोर्शन जो होगा इसी के अंदर नेफ्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर रिनल पैनकाइमा अगर थिनिंग होगा, रिनल पैनकाइमा थिन आउट होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो नेफ्रॉन होगा वो डैमेज होगा। ठीक है, कॉर्टेक्स का पोर्शन और मेडुलरी पोर्शन जो होगा
जो किडनी की हम बात करें तो उसमें उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, नेफ्रॉन का है। तो अगर बैकफ्लो ऑफ यूरिन के वजह से प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर के वजह से रिनल पेनकाइमा की थिनिंग हो रही है। थिनिंग होने का मतलब है उसी स्ट्रक्चर्स के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है। तो नेफ्रॉन यानी रिनल पेनकाइमा की थिनिंग हो रही है, इसका मतलब है नेफ्रॉन का डैमेज हो रहा है, नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं। नेफ्रॉन डैमेज होने की वजह से बेसिकली क्या होगा, रिनल फेल्योर की कंडीशन डेवलप होगी। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की अलग अलग कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, रिनल फेल्योर के अंदर। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस को आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते। माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो चल जाता है, सीवियर टाइप ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो आप वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। जहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द या कल्कुलस हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जहाँ स्टोन के वजह से नेफ्रोसिस हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप होगी, तो ऐसी कंडीशन में आप वेट एंड वॉच या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के टूवर्ड्स नहीं जाएंगे। आपको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जिकली स्टोन को रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज रिनल फेल्योर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की ये इंपॉर्टेंस है। तो IVU इस वजह से कराएंगे, आप एक तो फंक्शनलिटी ऑफ द किडनी को देखेंगे और साथ साथ में हाइड्रोनेफ्रोसिस की अगर कंडीशन है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। सीवियर ही कन्वर्ट होगा किसके अंदर, रिनल फेल्योर के अंदर। ये इमेज देखिए, एक्सरे KUB की इमेज है। इसके अंदर दो इमेज हमने इंक्लूड करी है। एक फर्स्ट इमेज जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे किडनी के एरिया पे ये मल्टीपल स्टोन्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट इमेज के अंदर रिनल स्टोन प्रेजेंट है। सेकंड इमेज के अंदर ब्लाडर के अंदर यहाँ स्टोन प्रेजेंट है जो रेडिएट हो रहा है। आप ये देखें, ये ऑक्सलेट स्टोन है, स्पाइकी स्टोन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पाइक्स यहाँ बने हुए हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर कोई स्टोन प्रेजेंट होगा इस तरह से दिखेगा, स्पाइकी स्टोन, जैसे कि इस इमेज के अंदर है। ये ऑक्सलेट स्टोन है, यहाँ मल्टीपल स्टोन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी एज कम्पेयर टू एक्सरे KUB ज़्यादा है। तो जहां हमने डिस्कस किया था कि एक्सरे KUB की मदद से 90% केसेस के अंदर हम स्टोन को डायग्नोज कर सकते हैं, 10% पॉसिबल है कि वहां आप डायग्नोज नहीं कर पाओ। तो रेडियो ओपेक स्टोन 90%, चूँकि रेडियो ओपेक स्टोन होता है तो 90% चांसेस होंगे कि आप डायग्नोज कर सके। 10% ऐसे केसेस के अंदर जहां रेडियोलुसेंट स्टोन होगा उसको आप डायग्नोज नहीं कर सकते। तो 10% केसेस के अंदर जहां एक्सरे की मदद से आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप अल्ट्रासाउंड की मदद ले सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड की मदद से आप रेडियो डेंस स्टोन और रेडियोलुसेंट स्टोन या रेडियो ओपेक या रेडियोलुसेंट दोनों टाइप ऑफ द स्टोन को आप देख सकते हैं। तो एक्सरे के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड बेहतर इन्वेस्टिगेशन है। पर अगर जहां रिमोट एरियाज़ की बात करें, जहां पे अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल नहीं है, तो आप एक्सरे KUB की मदद से 90% केसेस के अंदर डायग्नोज कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ एक तो कंडीशन अगर किसकी है, रिनल स्टोन की है, तो आप अल्ट्रासाउंड की मदद से डायग्नोज कर सकते हैं। साथ साथ में अगर रिनल पेनकाइमा के अंदर कोई चेंज हुआ है, वो भी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की मदद से, जिसमें खासतौर से KUB आप देखोगे, किडनी ब्लैडर यूरेटर को देखोगे, उसकी मदद से आप रिनल पेनकाइमा के अंदर कोई अगर चेंज हुआ है ऑल बिकॉज ऑफ रिनल स्टोन, कोई डैमेज हुआ है या हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हुई है, तो वो भी आप अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे की मदद से आप ग्रॉस हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी तब आप पता लगा सकते हैं, पर अल्ट्रासाउंड की मदद से मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो वो भी आप पता लगा सकते हैं। तो एक डिफरेंस ये भी है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों टाइप का हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन है, तीनों तरह के हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन है, तो वो आप पता लगा सकते हैं। एक्सरे में अगर ग्रॉस हाइड्रोनेफ्रोसिस है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तभी किडनी स्वेलन दिखाई देगी। उसकी इमेज जो एक्सरे की मदद से आप देखेंगे, किडनी स्वेलन दिख सकती है। तो इसका मतलब ये लिमिटेशन है, एक्सरे के साथ लिमिटेशन ये है कि अगर आप बहुत स्किल्ड नहीं हैं तो आप एक्सरे की मदद से हाइड्रोनेफ्रोसिस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो कि उसके बरक्स अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड की मदद से हाइड्रोनेफ्रोसिस भी आप देख सकते हैं, स्टोन को भी देख सकते हैं। स्टोन चाहे रेडियोलुसेंट हो या रेडियो ओपेक हो, दोनों को देख सकते हैं। तो एक्सरे के कंपैरिजन में अल्ट्रासाउंड बेहतर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इसके अलावा RGP यानी रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी आप करा सकते हो, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करा सकते हैं, कई बार ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस कराएंगे यानी यूरिन रूटीन कराएंगे, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा सकते हैं। और जहां आप इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, UTI सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहां आप यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे ताकि बैक्टीरिया जो ओफेंडर बैक्टीरिया है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जहां डाउटफुल केसेस हैं
वहाँ आप CT स्कैन करा सकते हैं। जहाँ आपकी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, यहाँ आप जहाँ मैलिग्नेंसी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या कोई कंजेनाइटल एनोमलीज डिटेक्ट कर रहे हैं, तो CT की अगर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की बात करें एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड, इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अल्ट्रासाउंड के कंपेरिजन में भी ज़्यादा है। तो 95% इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, यानी CT स्कैन बेहतर इन्वेस्टिगेशन है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड बेहतर इन्वेस्टिगेशन है एज़ कम्पेयर टू एक्सरे के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट को ओवरऑल हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट। इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट में भी 2 पार्ट हम फर्दर डिवाइड करेंगे। एक है जहां ओपन सर्जरी नहीं कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन है जहां ओपन सर्जरी कर रहे हैं। तो रिनल स्टोन की कंडीशन में हम ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी जहां सिर्फ हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपरेटिव इंटरवेंशन नहीं होगा या किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होगा, हम सिर्फ मेडिसिनली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड जो ट्रीटमेंट होगा जहां हम इंटरवेंशन देंगे, इंटरवेंशन जो होगा 2 तरह से हम दे सकते हैं, एक तो विद ऑपरेशन, दूसरा होगा विदाउट ऑपरेशन। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो में जो PCNL है, ESWL है और URS की मदद से मैक्सिमम स्टोन को हम रिमूव कर सकते हैं, यानी PCNL की मदद से, ESWL की मदद से और URS की मदद से मैक्सिमम स्टोन को हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ अगर लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करें, यानी PCNL और ESWS या URS की बात करें, तो यहाँ कॉस्ट एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। कॉस्ट चूँकि इन सर्जरीज़ के अंदर पॉसिबल है कि ज़्यादा आता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ द जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो नहीं है तो वो एक लिमिटेशन है इन द यूटिलाइजेशन ऑफ सच टाइप ऑफ नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन फॉर द रीनल कैल्कुलाई। क्लियर है सबको? आगे हम बात करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की। तो ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की हम बात करें, इसमें फ्लश थेरेपी की जाती है। फ्लश थेरेपी का मतलब ये है कि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ IV फ्लूइड हम देते हैं, उसके बाद डायरेटिक की मदद से यूरिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म होगा, उसके वजह से प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर की वजह से स्टोन अगर कहीं इम्पैक्टेड है तो वो डिसलॉज हो जाता है। तो फ्लश थेरेपी हम कर सकते हैं इसके अंदर। और फ्लश थेरेपी इंडिकेटेड हर स्टोन की कंडीशन में नहीं है, उसके लिए इंडिकेटेड है अगर लोअर यूरेटर के अंदर स्टोन आके फंस गया है। तो यहाँ जनरली यूरेटर के अंदर जो स्टोन आ सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में 5 mm का स्टोन पास ऑन हो जाता है। तो इसके अप्रॉक्स का कोई स्टोन है जो यूरेटर के अंदर, खासतौर से लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर के अंदर आकर अगर लॉज हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आप फ्लश थेरेपी करा सकते हैं। पर यहाँ भी देखना ज़रूरी है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है। अगर सीवियर टाइप ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो वहाँ हम फ्लश थेरेपी नहीं करेंगे, वहाँ हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन देंगे, चाहे वो ESWL करें, चाहे ESWL भी वहाँ पे अवॉइड करते हैं, वहाँ PCNL कर सकते हैं या वहाँ पे ओपन ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लश थेरेपी इंडिकेटेड है जब स्टोन कहाँ प्रेजेंट है, लोअर यूरेटर के अंदर। इसमें हम फ्लूइड देंगे और उसके बाद हम फुरेसेमाइड जो बेसिकली ये डाययूरेटिक है, 60 से लेकर 80 mg IV हम देते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग भी हम साथ में देते हैं। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ IV फ्लूइड जो होगा हम इन्फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद डाययूरेटिक देंगे जिससे यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, यूरिन फ्लो के वजह से, यूरिन के प्रेशर के वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वजह से स्टोन क्या होगा, अपनी जगह से डिसलॉज होगा। तो ये मेथड कहलाता है फ्लश थेरेपी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे PCNL की। तो PCNL परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी है। तो PCNL की इंडिकेशंस की बात करें तो यहाँ स्टोन साइज अगर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है तो ट्रीटमेंट में जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग साइज़ ऑफ द स्टोन ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम PCNL करेंगे या ESWL करेंगे या URS करेंगे। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, वो है साइज़ ऑफ द स्टोन। तो अगर साइज़ मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है तो वहाँ PCNL हम ट्राई नहीं, वहाँ ESWL ट्राई नहीं करेंगे। तो अगर साइज़ स्टोन का साइज़ क्या है, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है तो वहाँ ESWL ट्राई नहीं करेंगे। मल्टीपल स्टोन है तब हम क्या करेंगे, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करेंगे, PCNL करेंगे। स्टोन अगर ESWL आपने कराया है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पहले आपने ESWL ट्राई किया और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, PCNL करेंगे। तो इंडिकेशन
3 इंडिकेशन है। फर्स्ट ये है कि स्टोन साइज मोर देन 2.5 सेंटीमीटर हो। सेकंड इंडिकेशन है कि मल्टीपल स्टोन हो। थर्ड इंडिकेशन है कि ESWL आपने कराया वो फेल कर गया, यानी उससे रिजल्ट नहीं आया, स्टोन रिमूव नहीं हुआ। तो ये इंडिकेशन है किसके लिए? PCNL के लिए। ठीक है, इसमें हम करते क्या, इस प्रोसीजर की हम बात करें तो सबसे पहले हम सिस्टोस्कोपी करेंगे, यानी PCNL करने से पहले हम क्या करते हैं? सिस्टोस्कोपी करेंगे। सिस्टोस्कोपी क्यों करते हैं उसके पीछे रीज़न है कि हम यूरेटर को हम उसके अंदर स्टेंटिंग करते हैं। जो यूरेटर है, जिस साइड पे स्टोन अगर है, सपोज के राइट साइड अगर स्टोन प्रेजेंट है तो राइट साइड यूरेटर के अंदर हम स्टेंटिंग करेंगे। J स्टेंटिंग हम करते हैं या DJ स्टेंटिंग होती है, डबल J स्टेंटिंग होती है, वो करते हैं। यानी एक पाइप होती है जिसको हम ब्लैडर से होते हुए यूरेटर में पास करते हैं। एक एंड इसका कहाँ होगा? पेल्विस ऑफ द किडनी के अंदर, दूसरा एंड ब्लैडर के अंदर होगा। ये क्यों करते हैं? यूरेटर को ये डायलेट करता है। साथ साथ में जब आपने प्रोसीजर किया तो उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर कोई स्टोन अगर रह जाता है तो इस स्टेंट की मदद से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम PCNL करते हैं उससे पहले सिस्टोस्कोपी करेंगे। सिस्टोस्कोपी करने के बाद यूरेटर की स्टेंटिंग करेंगे या कैथेटर प्लेस करते हैं। उसके बाद रिनल पेल्विस सिस्टम कैसे सिस्टम होगा उसको विजुलाइज करते हैं। विजुलाइजेशन कैसे करें? CR मशीन की तरफ कर सकते हैं या अल्ट्रासाउंड की मदद से हम जो किडनी का जो पेल्विक कैल्शियल सिस्टम है उसको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड की मदद से कर सकते हैं या CR मशीन के अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद अंदर गाइडेंस हम क्या करेंगे? एक लॉन्ग नीडल होती है, वो हम पास करते हैं कहाँ से? लोएन रीजन से। लोएन रीजन होगा, स्किन के ऊपर से निडल को पास करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है कि हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे या हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद आपने क्या किया? किडनी, जो अफेक्टेड किडनी है, जिस साइड पे आपको प्रोसीजर करना है, उसके पेल्विक कैल्शियल सिस्टम को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद अंडर विजुअलाइजेशन ऑफ CR मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन, उसकी विजुलाइजेशन के अंदर नीडल को आप एडवांस करोगे, स्किन से एडवांस करोगे, यानी वहाँ से पियर्स करते हुए कहाँ तक पहुँचोगे? पेल्विक और कैल्शियल सिस्टम है, जो पेल्विक एरिया है किडनी का, वहाँ तक आप एडवांस करोगे। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है सबको? उसके बाद निडल को आप कहाँ तक अप्रोच करोगे? जहाँ स्टोन प्रेजेंट है या जिस किडनी के अंदर स्टोन प्रेजेंट है उसके कैलिक्स तक या पेल्विस तक अप्रोच करोगे। उसके बाद उस निडल, जिस निडल को आपने उस किडनी के पेल्विस तक या स्टोन के पास तक आपने पहुंचा दिया है, अब क्या करोगे? उस निडल के हब के थ्रू गाइड वायर पास करेंगे। गाइड वायर एक थिन वायर होता है जो बेसिकली हम डायरेक्शन प्रोवाइड करने, गाइड का मतलब ये डायरेक्शन प्रोवाइड करना, यानी सब्सिक्वेंटली जो इंस्ट्रूमेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसके लिए रास्ता बना दें। तो निडल आपने पास कर दी है, जो किडनी अफेक्टेड है उसके पेल्विस तक आपने पहुंचा दिया उस निडल को। उसके बाद हम गाइड वायर इंसर्ट करते हैं, उस निडल के हब के थ्रू हम गाइड वायर पास करेंगे। गाइड वायर पास करने के लिए एक इस तरह से डिवाइस होती है जिसको आप रोल कर सकते हो और आगे उसके जो टिप होगी एडवांस होती जाती है। तो गाइड वायर को हम पास करेंगे उस निडल के हब के थ्रू। वो निडल जहाँ तक निडल जहाँ तक पहुँची है, निडल पेल्विस तक जहाँ तक पहुँची है, वहाँ तक गाइड वायर जब पहुँच जाएगा उसके बाद निडल को हम बाहर निकाल लेंगे। निडल को बाहर निकालने के बाद जहाँ से आपने गाइड वायर पास किया है वहाँ के ऊंड को थोड़ा सा हम स्टैब ऊंड देकर या 11 नंबर ब्लेड की मदद से हम उसको थोड़ा सा वाइडन करते हैं। वाइडन करने के बाद हम एक डायलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। डायलेटर का फंक्शन यही होता है कि जो ट्रैक आपने क्रिएट किया है निडल की मदद से, उस ट्रैक को थोड़ा सा वाइडन कर दें। वाइडन करने का मकसद ये है कि सब्सिक्वेंटली हमको नेफ्रोस्कोप इस्तेमाल करना है, यानी एक रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले निडल को पास किया, उसके बाद गाइड वायर को पास किया। गाइड वायर को उसको एडजस्ट करने के बाद, उसको पहुंचाने के बाद आपने निडल को निकाल दिया। अब गाइड वायर के ऊपर एक इस तरह के स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डायलेटर। डायलेटर का ल्यूमेन कंपेयर टू निडल ज़्यादा होता है। जब आप गाइड वायर को इंसर्ट करोगे तो वहाँ की जो ऊंड होगी वो वाइडन हो जाएगी। वाइडन होने के बाद जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डायलेशन आपने कर लिया, अब उसी साइड से हम क्या इंसर्ट करेंगे? नेफ्रोस्कोप इंसर्ट करेंगे। नेफ्रोस्कोप इंसर्ट करेंगे। नेफ्रोस्कोप बेसिकली वो डिवाइस होगा जिसकी मदद से आप विजुलाइजेशन भी करेंगे, साथ साथ में मल्टीपल एडजस्टमेंट उसके अंदर होता है जिसकी मदद से आप स्टोन को ब्रेक भी कर सकते हैं, इरिगेशन भी कर सकते हैं और स्टोन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो नेफ्रोस्कोप की मदद से हम
स्टोन को फ्रेगमेंट करेंगे। स्टोन को फ्रेगमेंट करने के लिए कई बार हम न्यूमेटिक लिथोट्राइट्स का इस्तेमाल करते हैं या अल्ट्रासोनिक लिथोट्राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कई बार लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, कई बार इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लिथोट्राइट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आगे की इमेज हम देखेंगे इसको। तो जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए सीनल के लिए परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी के लिए, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, सियाम मशीन चाहिए या अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए। उसके बाद एक लॉन्ग निडल चाहिए जो हम एडवांस कर सकें। परक्यूटेनियस एरिया जो लॉइन का एरिया होगा वहाँ से निडल को हम पास करेंगे, अंडर विजुलाइजेशन पास करेंगे, किडनी तक पास करेंगे। उसके बाद ये गाइड वायर है, इस निडल के हब के थ्रू हम गाइड वायर एडवांस करेंगे। गाइड वायर इस तरह की थिन वायर होती है जो निडल के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचेगा, ये गाइड वायर पहुँचेगा पेल्विस के अंदर। पेल्विस के अंदर या जहाँ स्टोन प्रेजेंट है वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद गाइड वायर को आप रिमूव कर दोगे। अब ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर ये कहलाता है डायलेटर। अब डायलेटर पास करोगे, डायलेटर पास करने के बाद वहाँ की जो ओपनिंग होगी, जो ऊंड आपने निडल के थ्रू बनाई है, जो रास्ता आपने बनाया, जो ट्रैक आपने बनाया, उसको वाइडन करेंगे। वाइडन करने के बाद नेफ्रोस्कोप इंसर्ट करेंगे। तो ये इस इमेज की मदद से भी देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से पहले हम जो किडनी की पोजीशन है, उसकी पेल्विस और कैलिसिस सिस्टम है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हमने इंजेक्ट किया। उसके बाद हम निडल को एडवांस कर रहे हैं और निडल को एडवांस करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे, किडनी की जो पेल्विस और कैलिसिस सिस्टम है वहाँ तक रीच करेंगे। ये कन्वेंशनल पीसीएनएल है। आप पीसीएनएल के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में हम नेफ्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, चूँकि ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशन इनवाइटेबल है। तो पीसीएनएल की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। पॉसिबिलिटी है कि इंजरी के नतीजे में परफोरेशन हो जाए। एक्स्ट्रा वेसेशन हो सकता है इरिगेटिंग फ्लूइड का। इंजरी हो सकती है कोलोन के अंदर या प्लूरा के अंदर। ये क्यों इंजरी होगी, नेफ्रोस्कोप जो आप इंसर्ट कर रहे हैं अगर आपने अंडर विजुलाइजेशन नहीं किया तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये अगर आपने नॉर्मल पोजीशन के बजाय प्लूरा को अगर टच करेगा तो प्लूरल इंजरी हो सकती है या कोलोन की इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ESWL यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की बात करें तो यहाँ पीजोसेरेमिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव ये बेसिकली फोकस्ड होता है किडनी जिस एरिया के अंदर स्टोन प्रेजेंट है, और इस अल्ट्रासाउंड वेव की मदद से हम स्टोन को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको नॉर्मल जैसे फ्लश थेरेपी होती है वैसे फ्लश आउट कर देते हैं। यूरिन के थ्रू जो फ्रेगमेंटेड सेगमेंट होगा वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस वही है कि ESWL करने से पहले हम किडनी को विजुलाइज करते हैं, उसके बाद हम किडनी के अंदर जो स्टोन प्रेजेंट है उसको विजुलाइज करेंगे। अंडर विजुलाइजेशन फिर उसके बाद हम शॉक वेव ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं इनके थ्रू हम विजुलाइजेशन कर रहे हैं। साथ साथ में जो ऑपरेशन टेबल है, ऑपरेटिंग टेबल है, उसके अंदर ही इसके अंदर अल्ट्रासाउंड वेव या जो ESWL का एडजस्टमेंट होता है, तो ये खास तौर से पीछे का जो एरिया होगा वहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं किसको, ESWL के में शॉक वेव को। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन की हेल्प भी हम ले सकते हैं और साथ साथ में कई बार हम सियाम मशीन की हेल्प ले सकते हैं। इसमें विजुलाइजेशन करेंगे, विजुलाइजेशन करने के बाद किडनी को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टोन को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड वेव है उसको हम ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने के बाद वो वेव जनरेट होगा, स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट होता है। इस वेव के नतीजे में जो स्टोन होगा वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम फ्लश थेरेपी की मदद से बाहर निकाल देते हैं। एडवांटेज की हम बात करें तो ESWL और PCNL की कंपैरिजन में अगर हम बात करें या बाकी जो प्रोसीजर्स है उसके कंपैरिजन में बात करें तो ESWL के लिए कोई एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। ये डे केयर प्रोसीजर में आप कर सकते हो, OPD प्रोसीजर में आप कर सकते हो, इसको कोई एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। पर यहाँ लिमिटेशन ये है कि यहाँ स्टोन साइज़ अगर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है तो ये इंडिकेटेड नहीं है। तो इसके लिए जो ESWL हम वहाँ सक्सेसफुल हो सकता है या वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ स्टोन साइज़ क्या है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है। हार्ड स्टोन है वो भी हम ESWL की मदद से, जैसे ऑक्सलेट स्टोन है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं किसकी मदद से, ESWL से। ठीक है,
सपोज करिए एक बार आपने प्रोसीजर किया, अगर उससे रिजल्ट नहीं आया, स्टोन रिमूव नहीं हुआ या फ्रेगमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो चूंकि यहाँ इंटरवेंशन नहीं है, कोई अलग से इंटरवेंशन नहीं है, कोई ऑपरेटिव इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं, तो हम इस प्रोसीजर को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बाद मिनिमम 3 सिटिंग्स के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आता, तो हम किसके लिए जाएंगे? पीसीएनएल के लिए जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो चूंकि हम अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पॉसिबल है कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? रिनल हेमेटोमा फॉर्म हो सकता है, सीवियर हेमिचूरिया कंडीशन डेवलप हो सकती है, इंजरी हो सकती है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, फ्रेगमेंटेड स्टोन जो होगा वो यूरेटर के अंदर आकर इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि प्रेगनेंसी की कंडीशन में सपोज करिए शॉकवेव लिथोट्रिप्सी आप कर रहे हैं, ESWL कर रहे हैं, तो पॉसिबल क्या होगा? अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये नहीं कर सकते। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो यहाँ इंडिकेटेड नहीं है। पेशेंट जो सफ़र कर रहा है एब्डोमिनल एन्यूरिज्म से, तो वो भी इंडिकेटेड नहीं है। सेप्सिस है तब भी हम नहीं करेंगे। रिनल फेल्योर की कंडीशन है जहाँ सीरम क्रिएटिन लेवल मोर देन 3 टाइम है नॉर्मल वैल्यूज़ के, तो यहाँ भी हम नहीं करेंगे। या मोर देन 3 mg पर DL है, तो यहाँ भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिनल फेल्योर की कंडीशन है, सीरम क्रिएटिनिन जहाँ बढ़ा हुआ है वहाँ हम ESWL नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सर्जरी ऑफ रिनल स्टोन, उसके लिए अलग अलग सर्जरी है जो हम डिस्कस करेंगे।